बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री, और आज उस चैप्टर का जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। ठीक है, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल में सबसे पहले जो मैं कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, और सॉल्ट ब्रिज की फंक्शन क्या है। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक यू शेप जो है वो ट्यूब है जिसमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके पास क्या है, KCl भी हो सकता है, K2SO4 भी हो सकता है, और पोटेशियम नाइट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, और जो ग्लास ट्यूब है, इसके ग्लास ट्यूब के दोनों सिरों को क्लोज किया गया है, बंद किया गया है, किसके साथ, पोरस मटेरियल्स लाइक ग्लास, वुड और कॉटन के साथ। ठीक है, कॉटन के इस ट्यूब के दोनों सिरों को कॉटन के साथ या ग्लास जो किसी भी पोरस जो है सब्सटेंस के साथ क्या किया गया, क्लोज किया गया। ठीक है, आगे इसका फंक्शन क्या है, इसके मेजर सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है कि ये कनेक्ट नहीं कर पाता, कनेक्ट करता है दो हाफ सेल्स को के दरमियान जो है वो एक कंप्लीट सर्किट को कनेक्ट करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है बाय डिफ्यूजन ऑफ आयन थ्रू इट, के थ्रू जो आयन के थ्रू जो न्यूट्रलिटी होती है आयंस की, वो जो है इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होती है। आगे मेन जो है वो हमारे पास क्या है, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल होता क्या है। ऐसा सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं, स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स आर नोन एज गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल्स। ये क्या करते हैं, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। कि ऐसा सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, that are known as galvanic cell or Daniel cell. The name इसको galvanic cell या Daniel cell का नाम क्यों दिया गया? Voltaic is given to this cell because Alessandro Volta discovered first cell. सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इस सेल को डिस्कवर किया था वो कौन था आपके पास, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है, और द इंग्लिश केमिस्ट फ्रेडरिक डेनियल कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट वोल्टेक सेल यूजिंग जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स। जबकि आपके पास जो इंग्लिश केमिस्ट फ्रेडरिक डेनियल था, उसने क्या किया था, उसने इस सेल को क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था बाय यूजिंग जिंक एंड कॉपर। उसने क्या किया था कि जिंक को एज अ नोड बनाया था और कॉपर को एज अ कैथोड यूज किया है। सर ये आफ्टर दैट देयरफॉर दिस सेल इज नेम्ड एज डैनियल सेल। इसी वजह से इस सेल पूरे सेल को जो नाम दिया गया है वो गैल्वेनिक सेल का या वोल्टेक सेल का नाम दिया जाता है। इसके जो पार्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि एक जिंक बार होती है जो कि डिप हुई हुई होती है 1 मोलारिटी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एक जिंक बार है, ये आपके पास जिंक बार है, ये आपके पास क्या है, कॉपर बार है। पहला पॉइंट इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है कि जो जिंक बार है वो किसके साथ 1 मोलारिटी सॉल्यूशन जिंक सल्फेट में डिप हुई है। दूसरी आपके पास क्या है, कॉपर बार डिप्ड इनटू 1 मोलारिटी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपके पास जिंक सल्फेट, ये जिंक बार है और ये कॉपर बार है। ये जिंक और कॉपर बार दोनों 1 मोलारिटी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप हुई हुई है। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज तीसरा इसकी जो कंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट क्या है कि आपके पास दो बार है, एक जिंक और एक कॉपर बार है। जिंक बार 1 मोलारिटी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में और कॉपर बार कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप हुई हुई है। तीसरा पार्ट है, इसके अंदर एक क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, यू शेप ट्यूब है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है। वो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड भी है।
सल्फेट भी है, पोटेशियम नाइट्रेट भी है, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग, इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इस साल्ट ब्रिज के अंदर मौजूद होगा। अब वो कह रहे हैं इट्स आयन डू नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोड्स और विद द आयंस इन सॉल्यूशन। इसके जो आयंस हैं वो क्या करेंगे, ये इन इलेक्ट्रोड के साथ या सॉल्यूशन में इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब वोल्ट मीटर, तीसरी बात क्या है कि जो वोल्ट मीटर है वो अटैच किया गया है टू मेजर करंट को मेजर करने के लिए जो इसका तीसरा पार्ट है वो क्या है आपके पास वोल्ट मीटर है। ईच कंपार्टमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड अ हाफ सेल, यानी कि अब आप देखें इस पूरे सेल के दो हिस्से हैं, एक आपके पास ये पार्ट बन रहा है, एक आपके पास ये वाला पार्ट बन रहा है। इन दोनों पार्ट्स को क्या कहते हैं, हर सेल जो है वो हर कंपार्टमेंट, ईच कंपार्टमेंट ऑफ सेल जो होता है वो हाफ सेल का जो होता है वो कंसिस्ट होता है। दस डैनियल सेल्स कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। तो जो डैनियल सेल्स है इसी वजह से डैनियल सेल दो हाफ सेल पर कंसिस्ट है। एक सेल आपका बन रहा है जिंक सल्फेट वाला जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट का यूज हो रहा है जिंक सल्फेट, जबकि दूसरा हाफ सेल कौन सा है जिसमें आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जिंक हाफ सेल एक्ट एज अ नोड, जो जिंक सेल हाफ सेल है वो एज अ नोड काम करेगा, जो कॉपर हाफ सेल है वो आपके पास कॉपर कैथोड के तौर पे काम करेगा। Thus, zinc half cell act as a node and copper half cell as cathode. Note that half cell consists of a metal rod dipped in the solution of its salt. ये दोनों जिंक एनोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप हुई हुई है, जबकि कॉपर कैथोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप हुई हुई है। ये था आपके पास कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है, इसको किस तरह से गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल का नाम दिया गया है। दूसरा आपके पास साल्ट ब्रिज क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। आज हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन की है, कल हम इसकी वर्किंग या इसके रिएक्शन देखेंगे कि नोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। इसके साथ ही आज की क्लास खत्म होती है। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन टुमारो विद न्यू टॉपिक्स। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, लास्ट क्लास टॉपिक्स की तरफ अब हम जा रहे हैं। थर्मल एक्सपेंशन इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि बेसिकली आपके पास देखिए थर्मल वर्ड रिलेट करता है हीट से, और एक्सपेंड से मतलब किसी चीज़ का फैल जाना, एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में वॉल्यूम एंड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, तो मतलब हमने ये बात की थी कि जब हम किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को, जो सॉलिड आपके पास ऑब्जेक्ट है, हम उसको जब हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो आपके पास फ्रैक्शनल इंक्रीज़ आ जाता है उसके वॉल्यूम में, उसकी लेंथ में, किसकी वजह से हम उसको ओवरऑल कह सकते हैं कि वो थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, मतलब एक्सपेंड हो चुका है हीट की वजह से। अब बेसिकली हमें एप्लीकेशंस तो थर्मल एक्सपेंशन की आज के टॉपिक में पढ़नी है, मतलब हमें डेली लाइफ में कहाँ पे एप्लीकेबल नज़र आती है ये थर्मल एक्सपेंशन। देखिए सबसे पहली और कॉमन सी एग्जांपल ऑलरेडी आप चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। आपके पास जो अमूमन थर्मामीटर्स होते हैं, ठीक है, मर्करी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर भी जिसको हम नाम देते हैं, उसमें आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों के पास लिक्विड होता है वो मर्करी होता है। अब जब आपके पास उस थर्मामीटर का जो बल्ब पोर्शन होता है, जब बॉडी के साथ इन कंटैक्ट लाया जाता है, तो बॉडी का चूँकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ होता है, आपको बुखार है, आपको टेम्परेचर है, तो बेसिकली आपकी बॉडी से फिर क्या होता है कि वो हीट जो है वो बल्ब गेन करता है, उसके अंदर थर्मामीटर में मौजूद जो मर्करी आपके पास लिक्विड होता है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। मतलब एक्चुअली उस हीट को गेन करने के बाद, टेम्परेचर को गेन करने के बाद ही वो लिक्विड एक्सपेंड होता है, जो एक्चुअली फिर हम उसके ऊपर मेंशन स्केल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बेसिकली आपको टोटल टेम्परेचर इतना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेली लाइफ में थर्मल एक्सपेंशन की एक बेस्ट एग्जांपल हमें मिलती है टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए, कहाँ पे, थर्मामीटर्स में। उसके अलावा देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कभी किसी बॉटल का कैप ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा टाइटली किस्म का, जैसे आप कहते हैं जो लिड होता है वो उसके ऊपर फिक्स होता है। एक तो अब जनरली जैसे बॉटल्स आपके पास मेडिसिनल बॉटल्स होती हैं या कोई इस तरह से आप ओपन कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम आपके पास कोई ऐसे कंटेनर्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं जिनकी कैप्स को बहुत ज़्यादा टाइटली उसके ऊपर लिड को रखा जाता है, सील कर दिया जाता है। अब उसको अगर हम ओपन करना चाहें तो हम क्या करते हैं, हम उसको 1 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर डबो देते हैं, इमर्स कर देते हैं, ठीक हो गया।
या उसे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए भी कर सकते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि वो जो आपके पास उसका लिड होता है ना बॉटल का, एक्चुअली आप देखते हैं कि वो आपके पास बना हुआ होता है मेटल का। अब वो जो मेटल होता है जब वो हॉट वाटर में इमर्स होगा तो उस हॉट वाटर की वजह से मेटल के अंदर स्लाइटली फ्रैक्शनल इंक्रीज़ आ जाएगा, ठीक है, मतलब वो एक्सपेंड हो जाएगा और एक्सपेंड होने की वजह से वो जो टाइटली पैक था वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और हमें उसको टर्न करना, ओपन करने के लिए आसान हो जाएगा। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन की ये एक और बेस्ट एप्लीकेशन है जो हमें डेली लाइफ में मिलती है, ताकि हम बॉटल का जो कैप होता है उसको ईज़िली ओपन कर सकें। उसके अलावा आप लोग देखें कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके पास स्टील प्लेट्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उनको टाइटली एक दूसरे के साथ इकट्ठा करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं। जो रेड हॉट राइवेट्स होते हैं उनको होल्स की तरफ लाना प्लेट्स के बहुत ज़्यादा फोर्स करके थोड़ा मुश्किल होता है लाना। अब होता कुछ यूँ है कि जो आपके पास एंड होते हैं हॉट राइवेट के उनको हैमर कर दिया जाता है। अब जो आपके पास ठंडा होने के बाद ये जो आपके पास राइवेट्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं और प्लेट्स के अंदर पूरी तरह ग्रिप के साथ टाइटली फिक्स होते हैं। मतलब कहने का ये कि आसान मैं आपको करके बता दूं कि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के पास ये जो राइवेट्स होते हैं बेसिकली इनके वो जो दो प्लेट्स हैं उनको हमने कंबाइन किया, उनके होल्स के अंदर इजीली आप उन राइवेट्स को फिक्स करने के लिए उनको ज़्यादा गर्म कर देते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं। टेम्परेचर देने की वजह से क्या होता है कि वो आपके पास थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाते हैं, एक्सपेंड होके वो उसके अंदर इजीली होल्स के अंदर इजीली चले तो जाते हैं, लेकिन अब हमारा मेन काम ये होता है कि वो पूरी तरह से इसके अंदर टाइटली पैक्ड हो जाएं ताकि वो किसी तरह ओपन ना हो सकें। देखिए फॉर एग्जांपल ये रेल की जो बोगियाँ होती हैं आपके पास, ट्रेन है जो, तो ठीक है, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पीछे अटैच होती हैं। वो इस तरह के हल्का हल्का हुक तो नहीं लगा हुआ होता ना, उनका बाकायदा इस तरीके से जो पाइवर्ट्स होते हैं उनके अंदर फिक्स किए जाते हैं। तो उस मकसद के लिए फिर क्या होता है कि जब वो हार्ड पाइवर्ट्स जो होते हैं उनको हम राइवर्ट्स को उसके अंदर कर देते हैं ना फिक्स, तो वो जो आपके हॉट राइवर्ट्स होते हैं बेसिकली वो हैमर करने के बाद उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर उनका कम होता जाता है वो ठंडे होते जाते हैं, तो वो सारे राइवर्ट्स कंट्रैक्ट होने की वजह से उन प्लेट्स के अंदर टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, उनकी ग्रिप अच्छी हो जाती है। तो एक हमें डेली लाइफ में इसकी ये एप्लीकेशन मिल जाती है। उसके अलावा देखें जो आपके पास आयरन रिम्स होते हैं उनको जो हम वुडन व्हील्स के अंदर, जो कार्स के वुडन व्हील्स होते हैं उसके अंदर फिक्स करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जो आयरन रिम्स होते हैं उनको पहले हीट किया जाता है और जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो फिर उनको अलाउ करती है, क्योंकि वो आयरन रिम अगर हीट कर दिए जाएंगे, आयरन एक आपके पास मेटल है और वो जाहिर सी बात है हीटअप करने की वजह से थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है और इसी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, उसके एक्सपेंड होने की वजह से वुडन व्हील के अंदर वो इजीली स्लिप ओवर हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो पानी है वो उसके ऊपर पोर आउट किया जाता है ताकि उसको ठंडा किया जा सके, जिसकी वजह से वो आयरन रिम्स जो होते हैं उनके टेम्परेचर डिक्रीज़ होते होते आखिरकार वो पूरी तरह ठंडे हो जाते हैं और कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो उस व्हील के अंदर वो पूरी तरह से टाइटली फिक्स्ड हो जाते हैं। तो इस तरह हमें ये डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस नज़र आती हैं थर्मल एक्सपेंशन की, जो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी चैप्टर में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। उसके अलावा देखें अब हम देखते हैं इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, मीन्स इम्पॉर्टेंसेस। हमारी डेली लाइफ में इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं जहाँ पे हमें नज़र आ रही होती है कि ये थर्मल एक्सपेंशन की बेसिकली आपके पास कॉन्सिक्वेंस है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेल की पटड़ी जो होती है, ठीक है, वो जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं उनमें कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो गैप्स रखे जाते हैं। अब उनके अंदर गैप्स रखने का मेन पर्पज़ ये होता है ताकि कंपेंसेट कर सकें थर्मल एक्सपेंशन को ज़्यादा गर्मी के मौसम में। यानी कि मिसाल के तौर पे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये गैप्स ना रखे जाएं तो जो रेलवे ट्रैक है वो तो ज़्यादा गर्मी के सीज़न में पूरी तरह से बकल्ड हो जाए, ठीक है, और फिर क्या हो कि जाहिर सी बात है कि जब वो बकल्ड हो जाएंगे जो ट्रेन पीछे से आ रही है वो तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगी जिसकी वजह से कोई स्वेयर किस्म का एक्सीडेंट होगा। तो बेसिकली आपको पता है कि वो जो रेलवे ट्रैक में जो यूज़ किया जाता है मटेरियल वो आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल होता है, वो आपके पास मेटल होता है और जो मेटल होता है वो ज़्यादा गर्मी के सीज़न में हीटअप होने की वजह से थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है और अगर उसमें गैप ना रखा जाए तो वो ज़्यादा एक्सपेंशन की वजह से बकल्ड आउट हो जाएगा और फिर उसमें स्वेयर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से अमूमन रेलवे ट्रैक के अंदर गैप्स छोड़े जाते हैं। उसके अलावा जो आप लोग देखते हैं आप लोगों के पास अक्सर जो ब्रिजेज़ होते हैं, ठीक है, जो पुल होते हैं, उसमें कभी आप लोगों ने देखा हो एक एंड उसका फिक्स कर दिया जाता है ब्रिज का और एक एंड जो होता है उसको रोलर्स के ऊपर रख दिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर हमने कोई पुल बनाया तो फिर जाहिर सी बात है हम उसको दोनों तरफ से फिक्स भी तो कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने उसके एक एंड को फिक्स कर दिया और एक को हमने रोलर पे रख दिया। उसके पीछे अब जो रीज़न है वो कुछ ये होती है
जो ब्रिजेस होते हैं वो आपके पास ज़्यादातर होते हैं स्टील गिर्डर से बने हुए, ठीक है। और वो भी जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं और रात के वक्त दोबारा कंट्रैक्ट हो जाते हैं जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो लिहाजा अगर हम उनको दोनों एंड्स को फिक्स कर देंगे तो वो बेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन अलाउ करने के लिए एक एंड को फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे को उन रोलर्स के ऊपर रख दिया जाता है, ताकि अगर फॉर एग्जांपल स्लाइटली थर्मल एक्सपेंशन के फिनोमिना की वजह से वो एक्सपेंड हो भी रहे हों तो जो रोलर्स हैं वो कंपनसेट कर दें उस एक्सपेंशन को और वो बेंडिंग से प्रिवेंट हो जाएं, ठीक है, उसको रोक लें किसी भी किस्म के ओवर टर्निंग के प्रोसेस से। इस लिहाज से हम उसको एक एंड को फिक्स करते हैं और एक को रोलर पे रख देते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर आप लोगों के पास ये जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है ना, ओवरहेड आप देखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा इसके अंदर एक सैग दिया जाता है। मतलब कभी भी इस तरह से नहीं होता कि आपके पास ये जो तारें होती हैं उसका एक हिस्सा किसी एक पोल के साथ जाके टाइटली कर दिया जाए, वायर आउट दूसरी तरफ से भी जाके इसी तरह से कर दिया जाए, बल्कि उसके दरमियान में हल्का सा एक, जैसे आप कह लें कि आप उसे लूज़ छोड़ देते हैं, एक हल्का सा सैग छोड़ देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह भी यही होती है कि आप लोगों के पास वो जो एक सर्टेन अमाउंट सैग की रखी जाती है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, वो बेसिकली इसलिए रखी जाती है क्योंकि आपके पास जो विंटर सेशन होता है उसके अंदर कंट्रैक्शन का अमल होता है और जो आपके पास समर सीज़न होता है उसके अंदर एक्सपेंशन का अमल होता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा तब भी, और अगर ये बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाएगा तब भी, दोनों फिनोमिनाज में बेसिकली आपके पास इसके अंदर चांसेस हो जाते हैं कि इसके स्नैपिंग के, ठीक है, यानी स्नैपिंग का मतलब होता है कि वो टूट जाएगी तार। फिर उसको इस स्नैपिंग के प्रोसेस से रोकने के लिए बेसिकली पहले से ही उसके अंदर हल्का सा सैग रख दिया जाता है। तो ये हमें अपनी डेली लाइफ में बेसिकली इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे होते हैं। देन अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास बायोमेटल स्ट्रिप एक होती है। बायोमेटल स्ट्रिप हम किसको कहते हैं? नाम से चूँकि जाहिर है, बाय मतलब दो, मेटल किसी मेटल से बनी होगी, स्ट्रिप्स की फॉर्म में होगी। बायोमेटल स्ट्रिप आपके पास मुश्तमिल होती है दो बारीक स्ट्रिप्स पे जो मुख्तलिफ मेटल्स के बने हुए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रास का हो गया, एक आयरन का हो गया, उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। और जब हम उन स्ट्रिप्स को हीट करते हैं तो जो ब्रास होता है आपको पता है उसकी एक्सपेंशन एज़ कम्पेयर टू आयरन ज़्यादा होती है। तो लिहाजा ये जो अनइक्वल एक्सपेंशन होती है वो उन स्ट्रिप्स की बेंडिंग का बायस बनती है कि एक स्ट्रिप ज़्यादा बेंड हो जाती है, दूसरी स्लाइटली बेंड होती है। तो अनइक्वल एक्सपेंशन की वजह से उनके अंदर बेंडिंग का फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि जो आपके पास जो बेस में लेट सपोज अगर आप लोगों ने ब्रास यूज़ किया होता है और सरफेस पे आयरन यूज़ किया होता है, तो जो बेस का आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ब्रास है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, तो वहाँ से आप देखेंगे ज़्यादा एक्सपेंडिंग होने की वजह से ज़्यादा बेंडिंग शुरू हो जाएगी। फिर इन आप जो आपके पास होते हैं बायोमेटल स्ट्रिप्स, इनको आप बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। इनके हमें यूजेस कहाँ कहाँ नज़र आते हैं? आपके पास बायोमेटल थर्मोमीटर्स होते हैं जो ज़्यादातर टेम्परेचर को यूज़ मैयर करने में यूज़ होते हैं। ख़ास तौर पे कि कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है, जैसे आपके पास फर्नेसेस होते हैं, ओवन्स होते हैं। ये ओवन फर्नेसेस वगैरह के अंदर ज़्यादातर जो यूज़ होता है थर्मोमीटर का फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वो एक्चुअली बायोमेटल होते हैं। और जो बायोमेटल स्ट्रिप्स आपके होते हैं वो ज़्यादातर थर्मोस्टेट्स के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास बायोमेटल थर्मोस्टेट्स होते हैं उनके एक स्विचेस होते हैं, ठीक है, थर्मोस्टेट स्विच, जिसको ज़्यादातर कंट्रोल टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास आपके इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर हीटर कोयल होता है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो बेसिकली थर्मोस्टेट स्विच यूज़ किए जाते हैं वो भी बायोमेटल थर्मोस्टेट स्विच होते हैं। तो ये हमें बहुत सारी इसकी मिल जाती हैं यूजेस जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे पास जो बायोमेटल स्ट्रिप है वो यूज़ होता है। उसके अलावा देखें जो लास्ट पे आपके पास है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर। देखें आपको पता है कि हमारे फ्रिज के अंदर हम जैसे ही फ्रिज को ओपन करते हैं एक ठंडक का एहसास होता है, एक ठंडी सी गैस उसमें से रिलीज़ होती हुई महसूस होती है। बेसिकली अब इसके पीछे क्या होता है आपको पता है? कूलिंग जो होती है रेफ्रिजरेटर्स में बेसिकली वो लिक्विफाइड गैस की एवेपोरेशन होती है। मैं आपको ऑलरेडी एवेपोरेशन के टॉपिक में एग्जांपल दे चुकी हूँ, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है कि बेसिकली जो आपके पास कूलिंग इफ़ेक्ट के लिए यानी जो हमें एक ठंडक सी महसूस होती है उसके लिए कुछ गैसेस इन्वॉल्व की जाती हैं। एक फ्रेन जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है वो ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट गैस के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी,
लेकिन तब से इसका इस्तेमाल ज़रा कम कम होना शुरू हो गया कि जब से ये पता चला कि बेसिकली यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो होती हैं यहाँ से रिलीज़ होने के बाद ये हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती हैं। वहाँ पे जाके जो आप लोगों के पास ओजोन लेयर नेचुरली एग्जिस्ट करती है ना हमारे अपर एटमॉस्फेयर में, ये उसकी डिप्रेशन का बायस बनती हैं, मतलब उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। और फिर क्या होता है कि जब वो ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तो सन की तरफ से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये लेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली हमारी अर्थ सरफेस तक आती हैं, जो हमारी बॉडी से इनकन्टैक्ट हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि उनकी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन की वजह से स्वेयर किस्म की डिजीज़ होती हैं, जैसे ज़्यादातर आपके पास स्किन कैंसर आ गया, आई डिजीज़ हो गए, ऐसी जो आप लोगों के पास डिजीज़ होते हैं मेजर, वो बेसिकली वो इसी वजह से बनते थे कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जैसी जो आपके पास रिलीज़ गैसेस होती हैं, जैसे ये भी एक कूलिंग इफ़ेक्ट के तौर पे गैस हमारे रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ की जाती थी, ये रिलीज़ होती थी हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर इसके लिए साइंटिस्ट के पैनल ने एक बेटर रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर हम जो कूलिंग इफ़ेक्ट हमारे पास वो फ्रेन गैस देती थी जिसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बेसिक पार्ट था, उसकी जगह अगर हम रिप्लेस कर दें अमोनिया को, तो अमोनिया या उसकी तरह और जो हमारे पास यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कूलिंग गैसेस के तौर पे एक कूलिंग इफ़ेक्ट देते हुए इस्तेमाल होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि उसका हमारा इन्वायरमेंट पर एज इट इज़ कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता जैसा कि प्रीवियस गैसेस का होता था। तो लिहाजा अब जो आपके पास मॉडर्न एप्लीकेशंस होती हैं रेफ्रिजरेटर्स की, उनमें अमोनिया गैस को आपके पास एक कूलिंग इफ़ेक्ट के तौर पे गैस के तौर पे इन्वॉल्व किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में। यह आपके पास आज का हमारा लेक्चर था, इस सारे को आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीड कीजिएगा। इजी से सब टॉपिक थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स फॉर साइंस ग्रुप और चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट किया हुआ था। क्लास 9 एंड P9 दोनों के इस मंथ का सिलेबस चैप्टर नंबर 8 था, तो ये लेक्चर्स दोनों क्लासेस के लिए हैं। 8.1 8.2 कंप्लीट हो चुकी थी। 8.3 के कभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। 8.3 के 5 क्वेश्चंस हैं और उन 5 क्वेश्चंस का जो मेथड है करने का वो ऑलमोस्ट सेम ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बाय प्रॉपर स्टेप्स बताया गया कि आपने किस तरह से इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपको दो इक्वेशंस दी होंगी विद 2 वेरिएबल्स x एंड y, और वेरिएबल्स होंगे वो लीनियर वेरिएबल्स होंगे, मींस विद द पावर 1। उन इक्वेशंस को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, ठीक है। मींस दैट y इन टर्म्स ऑफ x लेके आएंगे। इसके बाद आपने क्या करना होगा, टेबल ऑफ वैल्यूज लेनी होगी। टेबल ऑफ वैल्यूज से क्या होगा, आपको ऑर्डर पेयर मिलेंगे कि x एंड y की क्या क्या वैल्यूज हैं। ऑर्डर पेयर को लेके आपने ग्राफ के ऊपर इनकी लाइन स्केच करनी है। लाइन स्केच करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा इन दोनों लाइंस के अंदर जहाँ पे दोनों लाइंस एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर आपने चेक करना है कि x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है, और वही जो x y की वैल्यूज होगी वो आपका सॉल्यूशन सेट कंसीडर होगा। और उस पॉइंट को आपने किसी भी सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है, r कह लें, p कह लें, जो भी, इट्स अप टू यू। और वही आप स्टेटमेंट की फॉर्म में मेंशन करेंगे, द लाइन l एंड l प्राइम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट r सच दैट x वेयर x इक्वल्स टू जो वैल्यू आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी और जो y वैल्यू y की होगी वो लिखने के बाद आप कह दोगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मींस दैट ऑल 5 क्वेश्चंस आर ऑन द सेम पैटर्न। मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करने जा रही हूँ और इसका पर्पस ये है कि आपको अगेन से ये रिवाइज हो जाए कि आपके प्रोसीजर क्या था और स्टेप्स क्या क्या थे। ठीक हो गया। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे भी आपको दो ही इक्वेशन दी हुई है बिकॉज पेयर ऑफ इक्वेशंस पर मेंशन है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का एंड सेकंड को नाम देना है इक्वेशन नंबर 2 का। फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड देन आल्सो यूजिंग इक्वेशन 2। इनको यूज करने के लिए आप यहाँ पे इक्वेशन 1,
2x plus 5 0, इक्वेशन 2x plus 2y equals to 2। यहाँ से आपने y को सेपरेट करना है, y in terms of x लिखना है, y equals to minus 2x हो जाएगा because plus 2x equals to minus plus। और यहाँ से जब आप करोगे सेपरेट तो ये 2y equals to 2 plus x equals to minus x बन जाएगा। और y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, y को हमने करना है सेपरेट तो डिवाइड हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगी। यहाँ से आपको ये रिलेशन बनता है, यहाँ से आपको ये रिलेशन बनता है। इस रिलेशन के बनाने का मकसद क्या होता है कि आप यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर्स बना लें, टेबल ऑफ वैल्यूज आप ले लें। सो टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर बोथ इक्वेशंस अभी हमने लेनी है x वैल्यू, y वैल्यू एंड ऑर्डर्ड पेयर x y। फॉर इक्वेशन 1 सेम x वैल्यू, y वैल्यू एंड ऑर्डर्ड पेयर x y। अब यहाँ पे भी आपने वैल्यूज जो लेनी है x जो आप इंडिपेंडेंटली x को प्रोवाइड करेंगे और y की वैल्यूज आपको वहाँ से मिलती जाएंगी, तो वो रैंडमली ले सकते हैं, चाहे नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें। तो मैं नेगेटिव भी लूँगी कुछ और कुछ पॉजिटिव भी लूँगी। तो यहाँ से मैंने ली -2, -1, 0, 1, 2 और इधर भी मैं इक्वेशन 2 के लिए भी सेम इसी तरह -2, -1, 0, 1 एंड 2 लूँगी। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू करूँ -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। तो y वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 4। तो ऑर्डर पेयर बनेगा -2 एंड 4 का। नेक्स्ट अगर मैं -1 लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 बन जा 2 तो 2 ही आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर बनेगा -1 एंड 2। 0 लूँगी तो 0 आ जाएगा यहाँ पे भी, तो ये 0 0 सेम। नेक्स्ट अगर 1 लूँगी x तो मेरे पास आ जाएगा -2, 2 लूँगी तो आ जाएगा -4। तो मेरे पास आ जाते हैं ये पेयर्स 1 एंड -2 और यहाँ से 2 एंड -4। सेम ऐसे अगर मैं यहाँ पे लूँ x इक्वल्स टू -4, आपके पास इक्वेशन थोड़ी बड़ी आ रही है, ये सब यहाँ पे देखिए इक्वेशन है, डिवीजन भी करी है आपने 2 - x/2, तो आप रफ में सेपरेटली करके चेक भी कर सकते हैं और वो आपके सोल्यूशन का पार्ट होगा, वो आप साइड पे रख के करेंगे। तो -2 अगर आप पुट करते हैं इसकी जगह पे तो आ जाएगा +2 इक्वल्स टू 4, 4/2 इक्वल्स टू 2। तो आप जब x प्रोवाइड करेंगे 2 तो -2 तो y मिलेगा आपके पास +2, तो आपके पास ऑर्डर पेयर बन जाता है। नेक्स्ट अगर आप -1 लें तो माइनस क्या हो जाएगा +2 + 1 3, 3/2 हो जाता है और इधर से आपको जो वैल्यू मिलती है वो डेसिमल फॉर्म में वैल्यू मिलती है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल वैल्यू आप ना रिप्रेजेंट करवाएं ऑन द ग्राफ तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे -1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास +1 2 + 1 3/2 इक्वल्स टू 1.5 हो जाता है। तो ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में आ जाता है -1 एंड 1.5। नेक्स्ट ऑर्डर पे अगर आप 0 लेंगे तो बनेगा आपके पास 1 बिकॉज 2 - 0/2 इक्वल्स टू 1, तो 0 एंड 1 ऑर्डर पे नेक्स्ट। अगर आप 1 लेते हैं इसको तो आपके पास आ जाता है 1/2 एंड 1/2 इक्वल्स टू 0.5। तो नेक्स्ट ऑर्डर पे आपके पास आता है 1 एंड 0.5। लास्ट है 2 - 2 to 0, 0/2 समथिंग divided by 0 is always equals to 0। तो नेक्स्ट ऑर्डर पे बनेगा आपके पास 2 एंड 0। इस तरह से आपने क्या किए रैंडमली वैल्यूज ली, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, और आपने ऑर्डर पेयर्स ले लिए दोनों इक्वेशंस के लिए। अब आज नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, इन ऑर्डर पेयर्स को यूज करते हुए हम ग्राफ स्केच कर लेंगे। ग्राफ के लिए आपको चाहिए कार्टेशियन प्लेन, तो वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे अभी ग्राफ स्केच किया है। ग्राफ स्केच करने के लिए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस है x एक्सिस एंड y एक्सिस। सेकंड नेम ऑफ x एक्सिस इज एब्सिसा एंड सेकंड नेम फॉर द y एक्सिस इज कोऑर्डिनेट। अभी हमने इसी प्लेन को यूज करते हुए ग्राफ स्केच करना है फॉर द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मेरे पास जो x वैल्यूज हैं वो अप्रोच कर रही हैं नेगेटिव साइड की बात की जाए तो -2 तक और पॉजिटिव साइड भी +2 तक, और y वैल्यूज
वैल्यूज लिखी हैं। इट्स मीन दैट मुझे -2 को यहाँ पे इग्नोर करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पेयर ऑफ पॉइंट है वो -1 और 2 को लेके है, तो -1 फॉर द x एंड 2 फॉर द y। ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट। -2 -1 एंड 2। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो 0 ओरिजिन के साथ, ये वाला पॉइंट इसको हाईलाइट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 1 एंड -2, 1 फॉर द पॉजिटिव एंड -2 ऑन द नेगेटिव y। तो आपके पास ये आ जाएगा ये पॉइंट, इसको नाम दे दें 1 एंड -2। अब इसको आप मीट करवा लें पॉइंट्स को, ये इसके साथ और ये पॉइंट इसके साथ। लाइंस आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है विद द स्केल एग्जैक्ट। एक्सटेंड कर सकते हैं बिकॉज आपने रैंडम वैल्यूज चूज की थी, इससे अबव भी की जा सकती है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो फॉर, और इस लाइन को आप नाम देंगे एल का, लाइन 1 है, और फॉर द इक्वेशन विच इज y = -2x। नेक्स्ट आपने ड्रॉ करना है इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ। उसमें आपके पास जो पेयर ऑफ पॉइंट्स है वो -2 के साथ 2 फ्रॉम द x और 2 फ्रॉम द y। तो ये आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट, इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। -2 and 2। नेक्स्ट आपके पास है -1 एंड 1.5। आप डेसिमल वैल्यूज को बेशक इग्नोर कर दें। आगे 0 पे 1 है, 0 के पास ये है ओरिजिन पे, और 1 फॉर द y, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाता है 0 एंड 1। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो भी डेसिमल के साथ है, डेसिमल इग्नोर कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 पे 0, 2 फॉर द x एंड 0 ऑन द ओरिजिन, 2 एंड 0। इन पॉइंट्स को मीट कर लेते हैं। यहाँ से ये करता है मीट, इनके साथ। देन आप इसको एक्सटेंड कर लें, यहाँ से मीट करती है लाइन आगे, और इस लाइन को नाम देंगे हम लोग एल प्राइम का। एल प्राइम, और इसकी इक्वेशन क्या थी, रिलेशन जो हमने इसको यूज करते हुए ड्रॉ की है, y = 2 - x/2। अब जो इनका पॉइंट इंटरसेक्शन है वो ये वाला पॉइंट आ रहा है। अब इस पॉइंट पे एग्जैक्ट आपको नहीं पता कि x क्या बन रहा है और y क्या बन रहा है, तो आपने वो अभी यहाँ से फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ इन द x एक्सिस, तो इसका हाफ जो है वो यहाँ पे बनता है 0.5। तो ये हाफ से थोड़ा सा आगे है, बिल्कुल माइन्यूट सा आगे है, तो ये बन जाएगा 0.6 बन जाएगा। इसमें आप लिखते हैं यहाँ पे 0.6 ऑन द x एक्सिस -0.6 ऑन द x एक्सिस। इसके बाद जब आप जाएंगे y की साइड पे, तो y के लिए अब यहाँ पे तो 1 था, और 1 और 2 का मिड यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे बनेगा 1.5। तो ये 1.5 से थोड़ा सा पीछे है, तो
1 2 3 4 और ये 5 बनता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं, इसको अगर आप इक्वली डिवाइड करें 1 2, तो ये 3 आता है 0.3, 1.3 पे जाके ये रोटेट कर रहा है। तो इसमें आपके पास तो आएगी वैल्यू वो -0.6 एंड 1.3, और इसको आप नाम दे दें R पॉइंट का। ठीक है, ये आपका और यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देयरफॉर the solution of the equation of the pair of equations is the intersecting point of lines L and L prime। ठीक है, और such that where x क्या है आपके पास, x equals to -0.6 and y equals to 1.3. So R -0.6 and 1.3 is the point of intersection and solution set भी आपके पास यही बनेगा। कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लें -0.6 and 1.3। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपके वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही सॉल्व होंगे। इस क्वेश्चन करने का मकसद ये था कि अगर आपको ऑर्डर पेयर में से नहीं मिलता वो पॉइंट जो कि इन लाइन को आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपने खुद ही उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को दोनों एक्सिस के अंदर लोकेट करना है, फाइंड आउट करने के चेक करना है कि ये किस पॉइंट पे जाके बन रहा है। खुद आप देखेंगे अगर आपके पास कहीं जाके उस ऑर्डर पेयर के मिड में आ जाता है तो इट्स मीन दैट वो उसका हाफ होगा। मिड से थोड़ा सा आगे एक्सीड कर रहा है तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि कितने पार्ट्स आगे जा रहा है। 1 पार्ट आगे जा रहा है मिड से तो आप इट्स मीन दैट 0.6 होगा। 2 पार्ट्स आगे तो इट्स मीन दैट 2.7 होगा। एंड इसी तरह से आपको इसको लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद आप स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रॉपर बताओगे कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दोनों लाइंस का, दैट्स व्हाई हम इसे सोल्यूशन सेट का नाम दे रहे हैं। इस तरह से आपका जो चैप्टर है 8 वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको समझ आया होगा और रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो भी इसी पैटर्न पे ही सॉल्व होगी। एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 में से ही क्वेश्चन लिए हैं, तो आपने वो खुद ट्राई करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।